Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the lecture 2 part 1b. This is for flexural design singly reinforced beam. Before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. तो अभी तक आपने जितना बात किया वो बेसिक था. अभी हम बेसिक नोटेशन और बेसिक कंसेप्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट. इसके अंदर क्या है कि इसको डिनोट करते हैं हम BMU से, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन. तो फैक्टर्ड अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट. सो व्हाट इज़ दिस? आपको जो भी बेंडिंग मोमेंट गिवन है उसको लोड फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस वुड बी टर्म्ड एज बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट. तो ये हमारे लिए डिज़ाइन लोड हुआ. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं. अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन सब्जेक्टेड टू अ लाइव लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि UDL की फॉर्म में दे दिया है, एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट. फाइंड अ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट फॉर बीम 250 बाई 250. ओके, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे हमें लाइव लोड दिया हुआ है ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड ऑब्वियसली इसका स्मॉल d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ जो होगी वो -50 mm कर देते हैं. अज्यूम कर रहे हैं कि 50 mm उसका मेन रेनफोर्समेंट से नॉमिनल कवर रहा होगा. तो ऐसा करने पे हमें ये स्मॉल d 200 मिल गया. बट हमें डेड लोड निकालना है. डेड लोड किस वजह से होगा? ड्यू टू सेल्फ वेट होगा. अब सेल्फ वेट की बात की जाए तो वो क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. अब वेट है तो इंटू जी भी कर दूंगा, यानी कि mg हो गया ना एक तरीके से. तो अब यहाँ पे जो लाइव लोड है किलो न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड बाय लेंथ कर देते हैं. सो हियर इट बिकम्स रो जी इंटू एरिया. So this is what I am doing in here in kilonewton per meter. So rho g becomes gamma. Gamma यानी कि यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट. B पता है, D पता है. गामा इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर कॉन्क्रीट, और अगर यही सीमेंट होता तो वी कुड हैव टेकन एज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू 0.25. D 0.25, सब कुछ मीटर में कर रहे हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में मिल गया. इट इज़ अबाउट 1.56 किलो न्यूटन मीटर. तो आपको डेड लोड मिल गया, लाइव लोड मिल गया. अब फैक्टर्ड करने जाओगे तो आपको वो टेबल, मैंने फैक्टर टेबल बताई थी लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको याद होगा. तो उसमें हमने 1.5 टाइम्स द DL एंड 1.5 टाइम्स द लाइव लोड की बात की थी. तो वही कर दिया, 1.56 इंटू 1.5 इंटू 30, इट गिव्स अस 47.34. अब हमारे पास फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ चुका है. अब इसका बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं. इन्हें फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कह रहा हूँ, फैक्टर्ड UDL आ चुका है, यानी कि एक तरीके से मैंने WU निकाल लिया. तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट क्या होगा? WU L²/8. इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं. तो हमारा जो टोटल, जो फाइनल, जो अल्टीमेट है वो यहाँ रख देंगे इंटू L²/8, क्योंकि UDL का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है. ये तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा ही था. हम देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, हम सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर करके ही लोड को डिज़ाइन करेंगे तो बेटर रहेगा. ऑब्वियस है, उसी को यूज़ करा, वैल्यूज़ रख दी, वी गेट दिस थिंग. तो दिस इज़ आर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट. तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट इन ऑल द क्वेश्चंस. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए हम कर क्या रहे हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने देखा है वो आते हैं डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना सिर्फ कोलैप्स के केस में, बट सर्विसिबिलिटी के केस में 1 से मल्टीप्लाई होता है. या अगर वो तीनों लेते हैं, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, तो 1, 0.8 और 0.8 का मल्टीप्लायर लग जाता है. ये डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए, अर्थक्वेक लोड हो या विंड लोड हो. तो ऐसी चीज़ें बहुत याद रखने वाली होती हैं, और ये चीज़ें वो क्वेश्चंस में पूछते रहते हैं. तो इसी ने पूछा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए जो यूनिट वेट होगा, या यूनिट वेट कह रहा हूँ, जो UDL होगा वो क्या होगा? तो 1 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव लोड होगा. तो 1 करेंगे तो इट इज़ 31.56. और आपको पता है UDL लगा हुआ है पूरी बीम पे, तो सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 5/384 WL/4/EI. So you can put these values in this equation and we can find the deflection. So these are just questions that I know not going to be asked, but these are required to build the concept. That's why I'm discussing in here. एक बार ये डिस्कस हो गया. अब आपसे सपोज करो वो कह दे कि डेड लोड तो ये रहा, और लाइव लोड सिर्फ एक पॉइंट लोड है. तो आप लाइव लोड कैसे देखोगे? मैक्सिमम कब होगा वो पॉइंट लोड? जब यार बीच में होगा, WL/4. उस कंसेप्ट से आप दोनों के बेंडिंग मोमेंट ऐड कर देंगे.
तो ये तरीके होते हैं आपको परेशान करने के, बस रटे रटाई चीज़ों से बाहर निकालने के लिए ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से चेक करें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग करें, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें लोड फैक्टर सेफ्टी से। अब एरिया ऑफ टेंशन स्टील, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके कोड ने मिनिमम और मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की बात की हुई है, यानी कि आपका जो एरिया ऑफ स्टील है वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो मैक्सिमम इज़ अबाउट 0.004 BD, देखो कैपिटल डी है, यानी कि ओवरऑल डेप्थ की बात की है। जबकि जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो AST/BD स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 0.85/F5। तो ये कोड में क्लॉज लिखे हुए हैं, वो यहाँ मैंने शेयर कर दिए हैं। मैंने इसको कैसे याद किया है, मैंने इसको याद किया हुआ है AST/BD। मैं जब भी डी बोलता हूँ ना, मेरी लाइफ में जितनी मैंने पढ़ाई की उसके अंदर 3-4 जगह हैं जहाँ पे कैपिटल डी यूज़ होता है, बाकी सब जगह स्मॉल डी यूज़ होता है। तो जहाँ जहाँ कैपिटल डी है मैं आपको बताते चलूँगा, जैसे कि यहाँ एक बार कैपिटल डी है, इसके बाद 3-4 बार और आएगा, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो बाकी सब जगह आप स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ यूज़ करें। तो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील मिनिमम कितना हुआ, 0.87 सॉरी 0.85 है लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, अब यहीं करेक्ट कर देते हैं, 0.85 into BD divided by Fy. So this is our area of tensile steel minimum, और मैक्सिमम के लिए इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 4% यानी कि 0.04 BD। हैंस इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो, आपसे कोई कहे बीम को जीरो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी डिज़ाइन करो, तो हमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। वो मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी हुई, 0.85 F/BD। इस बात को ध्यान रखें, इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनडायरेक्टली कि आपका अगर जीरो हो तो कितना डालना पड़ेगा आपको रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी दिस। तो आपको याद रखना है वो वैल्यू इससे आएगी, क्योंकि हमारे कोड ने बोल रखा है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। साफ लिखा है द मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्स शैल नॉट बी लेस देन, इससे छोटे नहीं हो सकता है, और ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये एक छोटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है अपने को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि के की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, कि के इज इक्वल्स टू यानी कि एक्स लिमिटिंग बाय डी की बात की जाए तो यह है 0.53 फॉर Fe250, Fe415 के लिए 0.48 एंड Fe500 के लिए 0.46। ये तो याद करने ही करने हैं आपको, ठीक है ना। एक्सी लिमिटिंग बाय डी की बात कर रहा हूँ, एक्सी लिमिटिंग के लिए लिख दिया है यहाँ पे। एक्सी लिमिटिंग की बात करोगे तो इंटू डी कर देना यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं लीवर आर्म की। लीवर आर्म जैसे कि आपने ऊपर देखा हुआ है, इट इज़ D - 0.42 एक्सी लिमिटिंग। और एक्सी लिमिटिंग क्या होगा, अगर मैं D को कॉमन ले लूँ, इनमें से D को कॉमन लोगे 1 - 0.42 XU लिमिटिंग बाय D, इसको तो K कह सकता हूँ। तो मैंने इसको D इंटू और इस पूरे सिस्टम को J कह दिया, DJ। तो लीवर आर्म आपने कई बार कोड हो या बुक्स हो, कई बार क्वेश्चंस में भी इसको D और J से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो J एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको याद रखना, दिस इज D इंटू J। सो D को कॉमन ले लोगे, जो अंदर बचेगा वो हो गया आपका J। सो J की वैल्यू आप सीधे याद कर लो तो बेटर है, क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे हम चाहते हैं हमारा टाइम बचे। तो यार देखो 250, 415 और 500, J की वैल्यू रख दो। लिमिटिंग की केस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। लिमिटिंग केस में 0.53 है, 0.48 और 0.46, इट्स 0.78, 0.8, 0.81। याद कर सको तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक अप्रॉक्सीमेटली मारना हो तो 0.80 मार दिया करो। ये वे हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिनिमम से मिनिमम टाइम में सॉल्व करने के। यहाँ तो हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो एक्यूरेट सॉल्व करेंगे, बट आपका जब टाइम नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आप 0.80 मार सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाता है। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग केस की बात करते हैं, तो वो क्या है, 0.36 FCK B इंटू एक्सी लिमिटिंग D - 0.42 इंटू एक्सी लिमिटिंग। ठीक है, हटाओ, सबसे पहले D कॉमन लो, ये बन गया, ठीक है, ये हो गया K। अच्छा, एक्सी लिमिटिंग ये रहा, D ये रहा, BD UK। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा
रिप्रेजेंट कर लेते हैं अच्छे से। तो 0.36 ये आ गया, 1 माइनस ये वाला यानी कि जे यहाँ पहुँचा दिया, एफ सी के इधर पहुँच गया, बी डी। और ये जो एक्सयू लिमिटिंग है ये बेसिकली था क्या, के इंटू डी तो था, एक्सयू लिमिटिंग डिवाइडेड बाई डी इज के, सो एक्सयू लिमिटिंग इज के डी, so we have done this thing, so we got this thing 0.36 jk fck bd square, right? So this is moment of resistance in limiting case। तो इसको पूरे सिस्टम को जो यहाँ से यहाँ तक है को हमने कैपिटल Q से रिप्लेस कर दिया, Q 0.36 FCK kg। बेसिकली आपने इसको क्यू बी डी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग केस इज क्यू बी डी स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू देखो Fe250 के लिए 0.148 FCK, 415 0.138 FCK एंड 0.134 FCK। सो Fe500, 415 एंड Fe250। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में बड़ी काम आएंगी। ये स्पेशली मैंने इसलिए मेंशन क्यों, एक तो कुछ एक दो नोटेशन से लाइक जे के ये बहुत बार यूज़ हो जाते हैं, तो आप इनसे कंफ्यूज ना हो ये क्या है। मैं तो ये कहूँगा रट लो तो अच्छा है। जो फाइनल वैल्यूज़ है जैसे कि ये क्यू की वैल्यू फाइनली जो आ रही है दैट इज़ 0.148 FCK, 0.138 FCK एंड 0.134 FCK फॉर दिस स्टील ग्रेड्स। तो जैसे कि आपको कहा जाए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग निकालना है तो आप सीधे क्यू बी डी स्क्वायर की बात करने लग जाना। सो क्यू कितना है, Fe415 की कर रहा है तो 1.38 FCK इंटू बी और डी की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो, तो इससे स्पीड बढ़ जाएगी आपके कैलकुलेशन की। बस इसी वजह से मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। आते हैं अब यहाँ पे कि सिंगली रीइंफोर्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको दो टाइप के कंसेप्ट मिलेंगे, मतलब कंसेप्ट भी नहीं कहूँगा, क्वेश्चंस टाइप के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक है एनालिसिस का क्वेश्चन और दूसरा है डिज़ाइन का क्वेश्चन। देखो डिज़ाइन आती है सब्जेक्टिव में, एनालिसिस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकती है। ऑब्जेक्टिव गेट में तो आपको ज़रूर मिलती है कि बहुत सारी एनालिसिस मांग लेते हैं, ये लो बीम बता दो, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दो, इसका एक्चुअल डेप्थ या लिमिटिंग डेप्थ, ये सब वो पूछते रहते हैं गेट में। तो ये तो हमें हर हाल में करनी है। डिज़ाइन के हम स्टेप्स देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। मैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन के क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ एक, ना कि कोई इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने हमें सब्जेक्टिव के। अभी हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव पे ही है, बट इससे कंसेप्ट बिल्ड हो इसलिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला है। तो यहाँ पे साइज तो हमें नोन होगा ही, कई बार एरिया ऑफ स्टील भी दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है। नहीं दिया होगा तो बैलेंस सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन कुछ ना कुछ उसने क्वेश्चन में देके उससे देख के कर लो ऐसे, तो वो इनडायरेक्टली हिंट कर देंगे आपको एरिया ऑफ स्टील या साइज देके, और आपसे बोलेंगे बताओ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। मेनली इन जनरल क्वेश्चंस एनालिसिस के ऐसे ही होते हैं। या ये पूछ लेंगे कि ये सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है या बैलेंस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनालिसिस के केस में। तो सबसे पहले उठाते हैं इनको एनालिसिस के केस में, स्टेप्स देखते हैं। सिंपल बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स हैं, मैं बिल्कुल आराम से चलूँगा, आपको बस ये स्टेप्स दिमाग में बैठाने हैं और आप लॉजिकली सोचेंगे तो अपने आप बैठ जाएंगे और हम वही लॉजिकल स्टेप्स की डिस्कशन करते चलेंगे। सपोज करो अपने को बीम दी है बी बाई डी की, डी है वही है इफेक्टिव डेप्थ, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप आप बोलेंगे यार मैं न्यूट्रल एक्सिस निकालता हूँ भाई, मेरे को तो ऐसे कुछ दिया हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। क्या होता है उसमें, कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर LSM, बिल्कुल सही। और एक्सयू लिमिटिंग की तो वैल्यूज़ फिक्स ही हैं, आपने चेक कर लिया, एक्सयू लिमिटिंग से कम है, ज़्यादा है या बराबर है, तो आपको पता लग गया अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड क्या है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, 0.36 FCK B इंटू एक्सयू इंटू लीवर आर्म, ये क्या हो गया, ये तो फोर्स हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। अच्छा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके बराबर भी होता है, या तो आप कंक्रीट की साइड से कर लो या स्टील की साइड से कर लो। स्टील की साइड से करोगे दिट वुड बी 0.87 F/AST D माइनस 0.42 XU। आ गई बात समझ में। और जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला मैंने वो XU के फॉर्म में निकाला, और मेरे को गिवन है कि वो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट से ज़्यादा है
कम है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बीम उस गिवन बेंडिंग मोमेंट को झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, इससे आपको ये भी पता चलेगा ज़्यादा स्टील डालने से क्या गड़बड़ होती है। देखो, द साइज ऑफ बीम इज 300 mm by 800 mm, गिवन 300 by 800, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of limiting section, also the area of steel required for M25 Fe415 if beam is over reinforced। ये पार्ट 2 में आ जाएगा और मतलब ये वाला पार्ट मैं समझाता हूँ अभी। ओवर इन्फोर्स्ड अगर हो तब भी आपको बीम डिज़ाइन करनी है तो कैसे डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं गिवन था और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से उठाया, बट कंसेप्ट लर्निंग के लिए कर रहा हूँ मैं ये। देखो तो यहाँ पे लेट अस प्रोवाइड द नॉमिनल कवर टू मेन रिइंफोर्समेंट बी ऑफ 50 mm, 15 mm का, सॉरी 50 mm का नॉमिनल कवर दे दिया है मेन रिइंफोर्समेंट। मेन रिइंफोर्समेंट मतलब मेन रिइंफोर्समेंट के सीजी से एक्सट्रीम पॉइंट तक इट इज़ 50 mm। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हुआ 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। तो XU इज बेसिकली C इज इक्वल्स टू T, यानी कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन। XU निकालना हो, स्टेप नंबर 1 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। कर दिया सर, XU की वैल्यू वेरी निकाल ली, इट इज अबाउट 81 mm। निकल के आ गया हमको 81 mm। तो XU लिमिटिंग की जो वैल्यू है इट इज 0.48 D, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे हमने Fe415 यूज़ किया है तो 0.48 D होगा। D 800 माइनस 50 750, 360 mm आ गया। तो 81 mm 360 से कम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये कैसा सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपन देख लेते हैं। तो इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंपली वैल्यूज रखेंगे, वी गॉट दिस मच। देखो ये जो जितनी भी आप वैल्यू निकालोगे ना ऐसे, ये जो निकालते हैं अपन, ये किस में आती है, न्यूटन mm में आती है। तो न्यूटन mm से न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में करोगे तो 10⁶ का डिवाइड करना होता है, इसलिए मैं इसको मल्टीपल ऑफ 10⁶ में लिख दिया है। तो इट इज़ 156 या 56 दिख रहा है, चलो इट इज़ 156, 1 उधर खिसक गया है। करेक्ट कर लेना यार, 156.58 × 10⁶, 10⁶ को हटा के किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। जो पार्ट 2 है उसमें एरिया ऑफ स्टील जो है 8 रिइंफोर्समेंट दिए 25 mm की। अब कैसे करोगे, तो अगेन XU निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन। देखो रख दी वैल्यूज, सॉल्व किया, XU की वैल्यू कितनी निकल के 526, जबकि XU लिमिटिंग कितना है 360 mm। तो ये कैसा हो गया, ओवर इन्फोर्स्ड का केस हो गया। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली समझ में आई, अगर कोई भी कॉन्क्रीट सेक्शन है, RCC का सेक्शन, अगर उसमें स्टील बहुत ज़्यादा कर दोगे ना तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे की ओर शिफ्ट कर जाती है। आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही है कि नहीं? अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगी, नीचे की ओर शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, वो ओवर रीइंफोर्स बन जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ स्टील विद इन लिमिट होनी चाहिए इन RCC सेक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकली पता चल रहा है, को लिख लेना। तो हमें पता चल गया कि ओवर इन्फोर्स्ड है। ओवर इन्फोर्स क्या हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा नहीं सर, क्रैक खा जाएगा, सडन फेलियर होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैंने वहाँ पे एक कंसेप्ट बोला था कि यार अपन किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, XU लिमिटिंग के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नीचे तो हम नहीं जाएंगे सर, ये हमने पता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, XU को ले लेंगे XU लिमिटिंग के बराबर, और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन, ये XU लिमिटिंग के बराबर हो गया होगा। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू यहाँ रख दी। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ स्टील था वो कितनी थे, 8 मेंबर्स के 25 mm 5 बार्स दिए हुए थे। 8 नंबर के 25 mm के 5 बार्स, 5 मतलब डायामीटर है ना, डायामीटर्स के बार दिए हुए थे। तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्टील की मुझे ज़रूरत नहीं है सर, तो मैं नई स्टील निकालूंगा एरिया ऑफ स्टील। तो देखो यहाँ रख दिया 360 mm के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील निकल के आया ये। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्टील, मतलब मुझे इतनी एरिया ऑफ स्टील चाहिए।
और इस एरिया ऑफ स्टील को अब मैं चेक करूँगा, क्योंकि अब हमें पता है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। तो 0.85 डिवाइडेड बाय इंटू वी डी, वी गॉट दिस थिंग। मिनिमम एरिया इतना है और मैक्सिमम 9600 mm स्क्वायर हो सकता है, दैट इज़ 4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इसके बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब डिज़ाइन हो गई बीम की नहीं हुई? इतने एरिया के साथ हमें इस बीम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है। और अगर आप ऐसे भी देखना चाहो ना तो 8 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 स्क्वायर, दिस वुड गिव अस 3926.99, अप्रोक्सीमेटली 3927 mm स्क्वायर। तो उससे ऑब्वियसली कम होना चाहिए था, कम आ ही रहा है। से कम है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है इन केस ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड, और अंडर रीइंफोर्स्ड है तो वैसे ही रहने देना है, बैलेंस्ड है तो वैसे ही रहने देना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी, स्टेप्स थे, जिससे आपको पता लग गया होगा कैसे डिज़ाइन करी जाती है। आगे आपका काम है एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस उठाओ, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद गेट के 25 ईयर्स के ESE के क्वेश्चन लगाओ। आपके सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आराम से बोल रहा हूँ होंगे। सो अभी तक हमने एनालिसिस देख ली, अब हम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो एनालिसिस में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा दी हैं। अगर गलती से आपकी बीम ओवर इन्फोर्स निकल आए तो करना डिज़ाइन किसके लिए है? बैलेंस सेक्शन, यानी कि लिमिटिंग सेक्शन के लिए ही डिज़ाइन करना है। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बीम की। तो डिज़ाइन ऑफ बीम हम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लर्न द कंसेप्ट। अब हम आराम से, मतलब जो हमने लॉजिक पढ़ा है एनालिसिस का, वो यूज़ करेंगे और थोड़ी अकल लड़ाते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दो केसेस हैं। केस वन लेते हैं, व्हेन साइज ऑफ बीम इज गिवन एंड बीम इज नॉट डिजाइन फॉर अ बीम इज टू बी डिजाइन फॉर अ बेंडिंग मोमेंट। अभी हमने यहाँ पे बीम दे दी है जिसकी साइज दे दी गई है बी और कैपिटल डी या कहूँ स्मॉल डी, ये चीज़ दे दी है, पर हमें रीइंफोर्समेंट नहीं दी है, और हमें एक बेंडिंग मोमेंट दे दिया है सपोज कि 100 किलो न्यूटन मीटर के लिए। तो डिज़ाइन करते तो कैसे करेगा? सबसे पहले क्या पकड़ेगा? ये बेंडिंग मोमेंट है, इसको करोगे तुम अल्टीमेट। कर दिया भाई, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या जो भी लोड फैक्टर थे, अगर 3 टाइप के गिवन है, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, तो हम 1.2 वाला भी फैक्टर चेक करेंगे, वो आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो वो यूज़ करा, पहले इसको बेंडिंग मोमेंट को अल्टीमेट कर लिया, ठीक है। अब हम जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं सबसे पहले उसके लिए ये लिमिटिंग निकाल लो, क्योंकि इससे बार बार कंपैरिजन करेंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग निकाल लेते हैं। अभी ऊपर देखा हमने क्यू बी डी स्क्वायर की फॉर्म में रखते हैं। हमें साइज पता है, बी और डी पता है, और एरिया ऑफ एरिया कह रहा हूँ, Fe415 डाल रहा हूँ या क्या डाल रहा हूँ वो तो हमें खुद पता होगा, M20 Fe415, तो क्यू की वैल्यू निकल आएगी, रख दी। अब मैं चेक करने बैठ गया हूँ कि जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो अंडर रीइंफोर्स्ड है, ठीक है, डिज़ाइन की जाएगी आराम से। अगर बराबर है तो वो बैलेंस्ड हो गया। बड़ी हो गई तो भाई सीधे बोल देंगे ये तो लिमिटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, ओवर इन्फोर्स्ड डिज़ाइन नहीं करेंगे। अब आते हैं कैसे। अभी देखो, अंडर इन्फोर्स्ड है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट हमारा था, उसको रख देंगे किसके बराबर? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस XU डाल के। तो 0.36 FC के B इंटू XU D माइनस 0.42 XU, यही तो फॉर्मूला है हमारा किसका? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। और बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग डिज़ाइन से कम है, इसका मतलब अंडर इन्फोर्स्ड है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो XU निकल आएगा, करेक्ट। अब XU निकल आया तो मैं अब एरिया ऑफ स्टील तो निकाल ही सकता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इसके बराबर रख दिया, सॉल्व करके यहाँ से एरिया ऑफ स्टील भी निकाल लिया। इतना सिंपल है, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया अगर बड़ा हो जाए तो भाई ओवर इन्फोर्स डिज़ाइन तो होता नहीं है, इसको लिमिटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दो। लिमिटिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो XU की जगह क्या हो जाएगा? XU लिमिटिंग हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे XU लिमिटिंग रख के फिर से एरिया ऑफ स्टील निकाल लो, विल कम टू नो अबाउट द आंसर। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते इस चीज़ से रिलेटेड, ताकि डिज़ाइन से आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए। एक बीम दी 400 बाई 650 mm की, जहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल डी ही मेंशन है 650। कई बार ऐसा होता है आपको B इंटू स्मॉल डी दे देते हैं, तो घबराना मत कि यार ये स्मॉल डी दे दिया, सर ने तो ये बताया था कैपिटल D, सो जो भी था स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस 50 mm, या जो भी नॉमिनल कवर गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो
तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है द बीम इज टू बी डिजाइन फॉर 200 किलो न्यूटन मीटर, यूज M25 Fe415 स्टील डिजाइन बाय LSM। ठीक है सर, बी गिवन है 400 mm, इफेक्टिव डेप्थ 650, बेंडिंग मोमेंट ये रहा, तो फैक्टर्ड कर दें इसको, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स 300 किलो न्यूटन मीटर। हो गया सर, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब जो गिवन शेप है इसके लिए, यानी कि गिवन साइज है रेक्टेंगुलर बीम, उसके लिए लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकाल लो सर। QBD स्क्वायर, Q क्या होता है 0.138, क्योंकि हमारे पास Fe415 है, करेक्ट, तो 0.138 हो गया इंटू FC के 25 गिवन है, B इंटू डी स्क्वायर। देख रहे हो आप, जब ऑब्जेक्टिव करोगे ना तो कितनी जल्दी आपको लिमिटिंग दे दिया करेगा जब हैंड से कैलकुलेशन करोगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.36 FC के B इंटू XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ये थोड़ा लंबा हो जाता है हाथ से कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेटर से तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें बराबर पड़ती हैं यार, बट तुम्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। कई पेपर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हैंड से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि इन कैलकुलेशंस को आप याद कर लो। ठीक है, वी गॉट दिस मच इज आर लिमिटिंग, इतना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा ये जो बीम है B/D का ये झेल सकता है, और हमें अभी कितना झेलना है 300 किलो न्यूटन मीटर का। इसका मतलब ये कैसा हो गया, अंडर रीइंफोर्स्ड हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो एक्चुअल डेप्थ के लिए ये बेंडिंग मोमेंट इधर रखा, ये वैल्यूज रखी, और XU को निकाल लेते हैं। XU निकल आया अप्रॉक्सीमेटली 141 mm। ओके सब, अब एरिया ऑफ स्टील निकाल देते हैं। बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट पता था 300 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में था तो न्यूटन mm में कर दिया, और एरिया ऑफ स्टील यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब एरिया ऑफ स्टील को चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच है कि नहीं, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। 0.85 डिवाइडेड बाय F5 इंटू BD, मिनिमम निकाल दिया, मैक्सिमम 4%, मैक्सिमम है 11200 एंड 532, ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या है, यस ओके है। आई बात समझ में? तो ये वो क्वेश्चन है जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्ट हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम था, कैसे अप्रोच लगानी है। अब डिजाइन के केस 2 में आते हैं। व्हेन साइज ऑफ बीम इज नॉट नोन, अब क्या करोगे? उसने तो सीधा बोल दिया तू तो बेंडिंग मोमेंट जैसे फॉर एग्जांपल 300 किलो न्यूटन मीटर के लिए डिज़ाइन करके दे दे इंजीनियर, मुझे नहीं पता, बस जब अपने आप डेप्थ बना, अपने आप विड्थ बना और कर दे। तब क्या करोगे? तब तुम सिंपल एक ही काम पे ध्यान दोगे, वो है लिमिटिंग सेक्शन। एक ही पॉइंट पे ध्यान दोगे, एक ही पॉइंट है लिमिटिंग सेक्शन, यानी कि मैं XU को लिमिटिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दूंगा। बेंडिंग मोमेंट हमारा अल्टीमेट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट 0.36 FC के B इंटू XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, वही फोर्स इंटू लीवर आर्म। इसको QBD स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहता है याद करके सॉल्व करने के लिए। कर दो, इससे डेप्थ D निकाल लो, क्योंकि ये तो गिवन होगा ना अपने को, ये पता हो जाएगा, ये पता हो जाएगा, D निकल जाएगी। ये ऑब्वियसली साइज नहीं गिवन है तो हम साइज अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले हम विड्थ अज्यूम करते हैं ऐसे, अगर कुछ भी ना गिवन हो तो अज्यूम कर लो 300 mm। अब बताओ D की वैल्यू कितनी आई, D पता चल गया, फिर एरिया ऑफ स्टील तो आप निकाल ही सकते हो इसको इससे इक्वेट करके। ये तो कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है नहीं। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर बीम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम of 6 meter span subjected to live load of 30 kilonewton per meter excluding self weight, use M20 concrete and Fe 500, take B is equals to D/2। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इन्होंने दिया है ना, वो B दे दिया है। और रियल लाइफ में भी आप इंजीनियर्स को पाएंगे कि वो विड्थ को अक्सर D/2 के अप्रॉक्सीमेट रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो अगर आपको कहीं कुछ ना समझ में आए ना, तो B को हमेशा D/2 के आसपास बना दिया कर डिज़ाइन के केस में। तो यहाँ पे जो हम ये QBD स्क्वायर करने वाले ना, इससे B की जगह D/2 हो जाएगा और आंसर इजीली निकल आएगा। तो यहाँ पे गिवन है साइज इज नॉट गिवन, सॉल्व इट बाय बैलेंस सेक्शन। साफ हो गया। लेंथ कितनी है 6000 mm है। लाइव लोड गिवन है
अब डेड लोड आपको पता है क्या? आप बोलोगे नहीं पता यार, पीयूष भाई डेड लोड कहाँ से पता होगा, हमें बी और डी तो पता ही नहीं है, तो मैंने बी डी लिख दिया। अब क्या करें बताओ? तो अब हम करते हैं अज्यूम, पहला अजम्पशन ले लेते हैं, क्योंकि बी डी की वैल्यू तो चाहिए मुझे डेड लोड कैलकुलेट करने के लिए। तो बी को माना 300, तो डी बन गया 600। समझ गए इस बात को? तो फिर डेड लोड निकल आएगा 25 इंटू 0.6 मीटर 0.3 मीटर, आई गॉट 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड वुड बी लाइव लोड प्लस डेड लोड, दैट इज 34.5। अब इसको फैक्टर दो करूंगा, तो फैक्टर्ड यूडीएल इज 1.5 से मल्टीप्लाई करके 51.75। अब आई बात समझ में कि अजम्पशन आप ऐसा नहीं कि 300 ही लो, आप 250 ले लो यार, 200 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बीम फेल कर जाएगी, ओवर इनफोर्स्ड आ जाएगा, तो साइज बढ़ा देना, यही होता है तरीका, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपका ये अल्टीमेट था ये रख दिया, लेंथ पता है WL²/8, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वी गॉट दिस बेंडिंग मोमेंट। ये क्या बन गया? डिजाइन लोडिंग मोमेंट, यानी कि बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है लिमिटिंग का। तो मैंने इसको QBD² से इक्वेट करके डी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे डी की वैल्यू निकल के आई 500 अप्रोक्सीमेटली 40 mm। अब आपने जो अज्यूम किया था, बी की वैल्यू अज्यूम की थी 300, कैपिटल डी किया था 600 mm, तो स्मॉल डी कितना हो गया? 50 mm माइनस कर दो, 600 माइनस 50 इज 550 mm। तो 550 mm इफेक्टिव डेप्थ वाला ये जो गिवन लोड है इसको रेजिस्ट करना चाहिए। तो हमारा जो डेप्थ आई वो 540 mm आई, यानी कि जो आपने अज्यूम किया था 600 mm वो क्या है? ओके है, ठीक है ना, ओके। तो देखो मैंने नॉमिनल कवर करके बता दिया 5 है, तो लेस देन जो हमने अज्यूम किया था उससे, तो इसका मतलब सब कुछ ओके। अगर वो उससे ज़्यादा आ जाता तो अपने एक नया डेप्थ और एक नई विड्थ लेते। तो अब मैं डिज़ाइन कर दूंगा 300/600 mm² के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल डी की वैल्यू की 550 mm। अब हम डिज़ाइन करेंगे लिमिटिंग सेक्शन। याद रखना लिमिटिंग सेक्शन, अब इसको अंडर रीइंफोर्स मत बना देना यार, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखो। हमारा अभी भी लिमिटिंग सेक्शन का ही गेम चलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है और इसको इसी तरीके से करना है। अब तो एरिया ऑफ स्टील निकाल ही सकते हो, डी की वैल्यू पता है 550 mm है, और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू आपको पता है स्टैंडर्ड से, तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू ये आ गई, एंड एरिया ऑफ स्टील भी आपको मिल जाएगा। मतलब एक्सयू लिमिटिंग तो 0.46 डी होता है ना, तो 276 यहाँ रख देना, 276, और इससे इक्वेट करोगे तो एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्टील आ गया, इसको चेक कर लेना मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, और फिर इसको ओके कर देना। सो यहाँ पे ये तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इसको मिनिमम और मैक्सिमम स्टील के लिए, तो सिंपली चेक करा 337 अप्रॉक्सीमेटली, यू कैन से 338 एंड 75 100 के 72, सॉरी दिस इज 72 नॉट 75, आई एम सो सॉरी, 7200। तो ये एरिया ऑफ स्टील इन दोनों के बीच में है, इसलिए ये करेक्ट है। तो ये तरीका है कैसे आप डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन से आपको ये पता लगता है, क्योंकि आपके पास साइज़ नहीं होता है, तो कैसे आप साइज़ को अप्रोच करें, इसलिए डिज़ाइन का क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करवाया है। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पहले बेसिक आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए ज़रूरी थे। अब हम सारे के सारे जो ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवर बीन आस्क्ड इन SSC JEE टू ESE, यानी कि गेट ESE, उन सबको अब यहाँ पे देखते हैं एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट बीम इज। यार जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना जिसमें मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात की हो, तो समझ जाना ये मॉडुलस ऑफ रप्चर से सीधे एक चीज़ को टारगेट कर रहा है, वो है बेंडिंग स्ट्रेंथ को। और बेंडिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 0.7 √FCK। ये अपन ने कोड में पढ़ा है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर बस उसी का दूसरा नाम है फॉर कॉन्क्रीट। मॉडुलस ऑफ रप्चर ध्यान से देखो, तो रप्चर के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, रप्चर क्या? क्रैकिंग। तो क्रैकिंग के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए आपको? वो हम पढ़ चुके हैं, 0.√FCK हमारे कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इस चीज़ पे काफ़ी
मैं कहूँगा 5-6 साल में न्यूमेरिकल आता रहता है। कई बार वो मॉडुलस ऑफ रप्चर के नाम से पूछते हैं, कई बार मैक्सिमम फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि कितनी रखें जिसके बाद से क्रैकिंग स्टार्ट हो जाए। तो तीनों में एक ही चीज़ है, 0.7 अंडर रूट FCK। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू सिंपली सपोर्टेड अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की बात हो रही है, ओके। फेलियर टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिफोर स्टील हैज यील्डेड। अंडर रीइंफोर्स्ड में जहाँ तक हमको याद है, सबसे पहले क्या फेल करता है? स्टील फेल करता है, और उसके बाद कहीं जब बहुत ज़्यादा यील्ड कर जाएगा उसके बाद जाके कॉन्क्रीट फेल होगा। पर वो अंडर रीइंफोर्स्ड केस में हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर स्टील हैज़ फेल्ड नॉट द कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट में फेलियर नहीं होता है, तो ऑब्वियस है फिर क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट पहले नहीं हो सकती, यील्ड पहले होगी इन स्टील। तो ये ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नंबर 2 की बात करते हैं, द न्यूट्रल एक्सिस मूव्स अप एज लोड इज इंक्रीज्ड। ये जो पार्ट इन्होंने दिया है बड़ा ही, चलो मैं इसको नीचे डिस्कस करता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें। उन्होंने जो विथ रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट, तो पहला तो आपको पता है कि यार पहला फॉल्स है, तो दूसरा ट्रू है कि फॉल्स है। इन्होंने क्या इस क्वेश्चन में ढंग से स्पेसिफाई नहीं किया ये किस पॉइंट तक की बात कर रहा है। अगर आप लोड इंक्रीज कर रहे हो, कहाँ तक लोड इंक्रीज कर रहे हो? जब तक क्रैक नहीं हुआ है, या जब तक एक या तो अनक्रैक्ड है या फिर उसमें क्रैक आ गया है, किस पॉइंट तक की बात कर रहे हो ये कोई क्लियरली स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है। तो मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। इन्होंने तो आंसर डी दिया है, बट आई विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दिस कंडीशंस। तो आपका लॉजिक डेवलप होना चाहिए। देखो, अनक्रैक्ड कॉन्क्रीट स्टेज है, अगर आप अंडर रीइंफोर्स से बैलेंस तक जाओगे तो इसमें कभी कोई क्रैकिंग नहीं आने वाली है। और आपको पता है कि XU लिमिटिंग तो हमेशा XU से बड़ा ही होना है। तो इसका मतलब अगर आप अनक्रैक्ड स्टेज तक की बात करते हो तो न्यूट्रल एक्सिस डाउनवर्ड मूव करेगी। ये बात अब क्लियर है आपको? बिल्कुल। और हम ये बात जानते भी, अंडर रीइंफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस ऊपर है और बैलेंस्ड की थोड़ी सी नीचे है। क्यों? सही बात है ना, ये तो हम जानते ही जानते हैं। बट अगर क्रैकिंग हो गई है तो क्या होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आप इसको समझने के लिए ये पिक देखिए, मैंने ये बनाई नहीं, सॉरी, मैंने पिक लगाई है। आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड। मैंने ये इंटरनेट से पिक उठाई और मुझे लगा सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है ये। जब आपने बहुत ज़्यादा लोड लगा दिया है यहाँ पे, तो हल्के हल्के नीचे से क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्रैक होने स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद न्यूट्रल एक्सिस कैसे बिहेव करेगी या इसके बाद कॉन्क्रीट कैसे बिहेव करेगा, वो देखने लायक सिचुएशन है। वंस द लोड इज मोर देन द मॉडुलस ऑफ रप्चर, यानी कि क्रैक आने वाले पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा, स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमने स्ट्रेस लगा दिया है, तो क्या होगा? बीम विल स्टार्ट टू क्रैक इन टेंशन जोन। टेंशन जोन कौन सा है सर? नीचे है, सिंपली सपोर्टेड, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड की बात की थी क्वेश्चन में, यानी कि बॉटम ऑफ बीम। एज द लोड इंक्रीज क्रैक्स विल स्प्रेड अप नियर द न्यूट्रल एक्सिस। देख रहे हो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के आसपास जैसे लोड बढ़ाते रहोगे क्रैक्स बढ़ते रहेंगे। अब क्या इस क्रैक की वजह से, जो अगर इसका क्रॉस सेक्शन बना है, तो ये जो स्टील रीइंफोर्स्ड हैं ये किस में एम्बेडेड है? ये कंक्रीट में एम्बेडेड है। यानी कि कंक्रीट और ये स्टील एक जैसे 1 यूनिट के तरीके से, यानी कि एक सेक्शन एक ही वे में एक्ट करते हैं। अब कंक्रीट में तुमने क्रैक कर दिया, जो तुम यहाँ लोड लगा रहे हो वो लगा रहे हो कंक्रीट पे, कंक्रीट से लोड ट्रांसफर होता है स्टील पे। ये बात समझने की कोशिश करो, कंक्रीट से लोड ट्रांसफर होगा स्टील पे। अभी हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस, तब आपको समझ में आएगा कैसे लोड कंक्रीट से स्टील में जा रहा है। पर ये बात तो आप IQ से भी यहाँ सोच सकते हो। अगर कंपोजिट सेक्शन बनाया, चारों तरफ से स्टील को बंद कर दिया गया है लोड लग रहा है बीम के ऊपर, कंक्रीट की बीम के ऊपर, तो वो स्टील में कैसे जाएगा? थ्रू कंक्रीट जाएगा। अब कंक्रीट हो गया यहाँ से क्रैक। इसके क्रैक होने की वजह से जो लोड ट्रांसफ़र होना था स्टील के अंदर वो अब नहीं हो पाएगा उस हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस के बराबर। अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अभी भी हो रहा है, बट अभी लेस होगा, कम होगा।
एज कंपेयर टू अनक्रैक्ड पोर्शन के। तो यही मैंने लिखा है, बिकॉज स्टील रिइंफोर्समेंट मे नॉट बी एबल टू टेक टेंसाइल स्ट्रेस इन द सेम वे एज दैट ऑफ नॉन क्रैक्ड बीम। तो जो नॉन क्रैक्ड बीम था उसी के रिस्पेक्ट में उतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रही। अब उतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रही तो मेरे लिए जो एनालिसिस सेक्टर है वो सिर्फ इतना हो गया, यानी एक अनक्रैक्ड पोर्शन। अब अनक्रैक्ड पोर्शन का क्रॉस सेक्शन बनाओ, अगेन न्यूट्रल एक्सिस यहाँ हो जाएगी। पहले न्यूट्रल एक्सिस यहाँ थी, अब क्रैक होने की वजह से न्यूट्रल एक्सिस पहुँच गई ऊपर, क्योंकि यहाँ तो इनमें तो क्रैक आ चुका है, तो ये अब यूजलेस हो गया। क्रैक पोर्शन मेरे लिए यूजलेस हो गया है। अब यूजफुल कौन सा है? अनक्रैक्ड पोर्शन। अनक्रैक्ड पोर्शन के कहीं ना कहीं बीच में ही तो डालोगे न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस पहले से कहाँ शिफ्ट हो गई? ऊपर शिफ्ट हो गई। तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है यार एक्चुअल में, तो ये अब है ना आएगा ना रिपीट होके, तो इस बार बहुत क्लियर होके आएगा कि भाई हम क्रैक्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं अनक्रैक्ड की। अनक्रैक्ड की बात करें तो मेरे हिसाब से क्लियरली ये ऐसा होना चाहिए कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे जाएगी, और क्रैक्ड की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस ऊपर आएगी। तो सीइंग दिस आंसर आई थिंक जो इन्होंने आंसर दिया वो डी है, सो दे मस्ट हैव थॉट अबाउट द क्रैकिंग ऑफ बीम। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा? यार ये तो तुम्हें सोचना है, ये एक्सपीरियंस ही आता है। वैसे भी ये ओल्ड क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चंस हैं, इनको अभी गेट फिर से उठाएगा या ईएसई उठाएगा, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करेगा या रीस्ट्रक्चर करेगा और फिर आपके सामने प्रेजेंट कर देगा फिर से। तो आप बेटर रहे, इस बार प्रिपेयर रहें। चलो, ऑप्शन डी दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वर्किंग स्ट्रेस का ज़रूर दिखता है आपको, आजकल भी दिख जाता है, कभी कभार मिल जाता है, तो उससे सोचा मैंने छोटी सी एक अच्छा क्वेश्चन जो है मुझे दिखा था। एक तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, एम की वैल्यू बता दो, पर एक क्वेश्चन और है जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि एम का मतलब क्या है और ये कितना कंपनसेट करता है। तो क्वेश्चन है, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन specifies the value of modular ratio m is equals to 280 by 3 sigma cbc. To what extent does the value of m makes any allowance for creep of concrete? याद करो जब मैं आपको WSM के और LSM के कंपैरिजन पढ़ा रहा था, तब मैं बोल रहा था यार क्रीप का इतना अच्छा जो इफेक्ट होता है उसको ढंग से ये m जो है ये ले नहीं पाता है। या कंपैरिजन से पहले मैंने एक अजम्पशंस की बात की थी, तो और उसमें प्रो और कोन्स की बात की थी, तो कोन्स के अंदर बोला था यार क्रीप को जो है ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो क्या बिल्कुल ही नहीं रिप्रेजेंट करता है या पार्शियल रिप्रेजेंटेशन करता है? अब हमारे सामने ये दो ऑप्शन है, बाकी से दो ऑप्शन तो हट गया। फुल वाला तो किस में चला जाएगा? LSM में। कांट से ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो बिल्कुल ही नहीं कंपनसेट, बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर है मॉड्यूलर रेशियो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन करता है बट ओवरऑल पिक्चर नहीं प्रेजेंट करता है। तो द राइट आंसर इज सी। तो इस तरीके से आपको एक कंपैरिजन और मिल गया LSM और WSM का, कि जो क्रीप का फुल रिप्रेजेंटेशन है अच्छा वाला वो हमें LSM में देखने को मिल रहा है और पार्शियल रिप्रेजेंटेशन WSM में देखने को मिल रहा है। तो पहले जब आपने कंपैरिजन देखा था उसके नीचे जो जगह छूटी हो उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर लो, यहीं के यहीं आपको क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे फिर, और वो अच्छा रहेगा। अब गेट में एक लिंक्ड क्वेश्चन आया, द क्वेश्चन दैट आई रियली फाइंड वेरी गुड एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड कि कैसे पैराबोला को निकालते हुए, याद करो जब मैंने इतनी मेहनत की थी 4/7 XU है, यहाँ लो भाई, ये लो, स्ट्रिप लो, इंटीग्रेट करो, आपको फ़ायदा मिलता है, ऐसा होता है। तो उस कंसेप्ट पे सोचो, उस कंसेप्ट पे उठा के इन्होंने एक लिंक्ड क्वेश्चन बना दिया। अज्यूम स्ट्रेट लाइन इंस्टेड ऑफ पैराबोला। देखा कितना खतरनाक काम कर दिया है इन लोगों ने। ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एज गिवन बिलो, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 1 कर दिया, यानी कि डिजाइन स्ट्रेस सीधे सीधे बदल के 0.45 FCK की जगह 0.67 FCK हो गया होगा, करेक्ट। और यहाँ पे ये जो पैराबोला होता था ये क्या कर दिया, 0.002 स्ट्रेन तक इन्होंने स्ट्रेस की कर्व पैराबोला की जगह स्ट्रेट लाइन, यानी कि पहले जब हम ओवरऑल कर्व ऐसे बनाते थे तो हम कहते थे ना ये पैराबोला है, तो इस वजह से ये पैराबोला, फिर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन। बट इस बार इन्होंने बहुत हरामीपना किया, बोल दिया ये देखो 0.002 स्ट्रेन तक तो आप कर दो सर,
स्ट्रेट लाइन और उसके बाद मतलब लीनियरली वेरिंग और उसके बाद यूनिफॉर्म। समझ में आ रही बात? तो स्ट्रेस का शेप कैसे बदल गया होगा ये उस कर्व से हमको पता लगता है। अब आप देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर अंडर reinforced concrete section of 300 mm width and 500 mm effective depth, देखो मैंने कहा था ना कई बार वो डायरेक्ट भी दे देते हैं, is reinforced with 3 bars of grade Fe415 चलेगा, each of 60 mm diameter, बिल्कुल ठीक है। कंक्रीट का मिक्स है M20। और क्वेश्चन है पहला, the depth of neutral axis from compression fiber, कंप्रेशन फाइबर मतलब ऊपर से, वही एक्स यू की वैल्यू जो हम निकालते हैं वही मांग रहा है, एक्स यू निकाल दो, बस यहाँ पे स्ट्रेस का जो डायग्राम है वो बदल दिया गया है। ठीक है यार, कर देते हैं सोल्यूशन, इसमें क्या दिक्कत है। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके कंसेप्ट को लेके हम यहाँ चलेंगे, इसलिए मैं बार बार कंसेप्ट लेके चलता हूँ। डिज़ाइन के क्वेश्चंस कराएं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन आप वैसे भी कर लेते हो यार, मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लॉजिकल और जो थोड़े ट्रिकी हैं वही करा रहा हूँ, जिन्हें कंसेप्ट है वो करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है 300 बाय 500 mm का। यहाँ पे देखो मैंने इफेक्टिव डेप्थ डी बना दिया है, ये न्यूट्रल एक्सिस का एक्स यू हो गया। ठीक है, स्ट्रेन कैसा होना चाहिए सर? लीनियर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेन को लीनियर करो, 0.0035 हमारा कोड कहता है, और 0.002, क्योंकि स्ट्रेन के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं 0.0035 लूँगा, उसने सिर्फ स्ट्रेस के बारे में दी। तो एज पर क्वेश्चन मेरा जो ऊपर टॉप स्ट्रेस था ये हो गया 0.67 एफ वाई, सॉरी एफ सी के, एफ वाई कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, दिस नॉट एफ वाई, दिस इज एफ सी के। मेरे को ऐसा लगता है एक हमारे पॉलिटिशियन है, आपको पता हो, अरे भैया अरे भैया ऐसे कर करके हमसे बात करते हो। आई एम फीलिंग लाइक दैट काइंड ऑफ गाय नाउ। सब कुछ सही कर रहा हूँ कंसेप्चुअली, पर बोल रहा हूँ कुछ और कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, इसको करेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये करेक्ट हो गया। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा एक बार वो टेम्परेरी मार्कर जो है उसको ऑन कर देता हूँ। ओके, नाउ हियर वी हैव 0.67 FCK एज पर आर क्वेश्चन। डिज़ाइन स्ट्रेस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय 1 वाला काम हो गया। तो डिज़ाइन स्ट्रेस कितना हो गया? 0.67 FCK। अब सर एक बात बताओ, हम जो ये OAB ये हम तो वो निकालते थे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, मैं कहूँगा अभी भी यार उसी से निकाल ले, क्योंकि अपने को ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 2 सेक्शन बन चुके हैं, इसका अलग और इसका अलग, जैसे हमने वहाँ पे डेरिवेशन किया था वो वाला हिसाब करता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्स यू और 0.002 डिवाइडेड बाई OA रख दिया, OA की वैल्यू हो गई 4/7 XU। अरे वाह सर, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। तो जो हमारा पुराना था, चलो एक चीज़ तो बची, तो ये हो गया ऊपर वाला 3/7 XU एंड दिस इज 4/7 XU। बहुत ही बढ़िया सर। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या था सर? एरिया अंडर द कर्व वाला लगा दो, है ना, याद करो मैंने तुम्हें कितने अच्छे से समझाई थी वो चीज़। तो ये क्या होगा 0 पॉइंट्स, ये देखो मैंने शेड किया है, उस एरिया की बात कर रहा हूँ। 0.67 FY इंटू विड्थ इज B, डेप्थ इज 3/7 XU प्लस ये वाला एरिया। तो इसके अंदर हमें एवरेज स्ट्रेस चाहिए। एवरेज स्ट्रेस क्या होगा लीनियर के लिए? 0 प्लस 0.67 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 0.67 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया एवरेज इन ट्राइंगुलर सेक्शन। ठीक है, इनटू ये तो स्ट्रेस मिल गया, इनटू एरिया B इंटू 4/7 XU। लो सर, बढ़िया काम, मिल के आ गया। टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज 0.48 FCK B इंटू XU। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे? कंप्रेसिव फोर्सेज इज इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्सेज, कर दो। लो सर, 0.87 FY इंटू AST, 0.48 FCK B इंटू XU। XU मिल गया 76 mm। तो द राइट ऑप्शन इज A। तो देख रहे हो आप कि कैसे ये आपके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी ये आपसे चाहें तो कल को एक और इसी क्वेश्चन को लाके ये एक्सी लिमिटिंग करवा सकता है, 0.67 की जगह 0.5 FCK बोल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप अपने कंसेप्ट से ना हिलें। इसलिए मैंने आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया है,
सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटवाए हैं। अब एक और इसी से लिंक्ड क्वेश्चन जो था, द डिफरेंस ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ऑब्टेन्ड इन अबव क्वेश्चन टू द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय IS 456। तो IS 456 का फॉर्मूला क्या है कंप्रेशन को टेंशन का? सर वो 0.36 FCK B इंटू XU है, वो रख दो, XU की वैल्यू आ गई 101 mm। तो डिफरेंस कितना हुआ 101 माइनस 76 विच इज 25 mm। ऑप्शन इज सी। तो ये दोनों लिंक्ड क्वेश्चन थे, गेट में मेरे को मिले, तो मैंने सोचा इससे अच्छा आपको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मैंने अपनी साइड से भी इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार अगर आया तो ये पार्ट भी वो पूछ सकते हैं, ये पार्ट रह गया था, वो पूछ सकते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन बैलेंस्ड सेक्शन है। देखो चाहे कुछ भी कहें, स्ट्रेन कैसा है, लीनियर है। स्ट्रेन यहाँ पे इन्होंने 0.0035 दिया हुआ है, तो 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्सू लिमिटिंग इज इक्वल्स टू, जैसे हमने निकाला था सेम काम किया है मैंने, 0.87 F/BS प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई D माइनस एक्सू लिमिटिंग। तो इस तरीके से आप एक्सू लिमिटिंग निकाल सकते हो। अब आपको परेशान करने के लिए और क्या करेंगे, सर ये 0.0035 की जगह कल को 0.004 दे दें या 0.003 दे दें, तब आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आर यू गेटिंग इट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अपने आप का जो कंसेप्ट हमने सीखा है यहाँ पे वीडियो लेक्चर या पहले, उसको मत भूलना। चाहे कितने फॉर्मूला याद कर लो, एक ट्रिक क्वेश्चन आएगा सब गड़बड़ा जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। While designing for steel column of Fe250 grade, a base plate resting on concrete pedestal of M20 grade, the bearing strength of concrete in LSM in LSM of design as per IS 456-2000। देखो पेडेस्टल क्या होता है, कुछ नहीं यार, एक ऐसा कॉन्क्रीट का छोटा सा हिस्सा जो कॉलम तो नहीं है, मैं आगे कॉलम पढ़ाऊंगा जब पेडेस्टल की मैथमेटिकल जो हमारे IS कोड की डेफिनेशन है वो समझाऊंगा, बट अभी समझ लो एक छोटा सा जिसके ऊपर चबूतरा टाइप, बिल्कुल कॉन्क्रीट का चबूतरा जिसके ऊपर आप बहुत सारा लोड लगाते हो। तो यहाँ पे स्टील का कॉलम जो रेड में मैंने दिखाया हुआ है, उसके ऊपर ये स्टील की प्लेट है जिसके थ्रू लोड इसके ऊपर जाएगा। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ। अब ये सारा स्टील का लोड जो है ये स्टील प्लेट पे आ रहा है और स्टील प्लेट से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो स्टील प्लेट से स्ट्रेस इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर आ रहा है, वो कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। करेक्ट, कंप्रेसिव होगा। तो बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई आपकी, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। और हमारे IS 456 ने क्या बोला है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 0.45 FCK। आ रही है बात समझ में, कंक्रीट की कितनी होती है 0.45 FCK, तो 0.45 इंटू 20 मिल गया आंसर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं बड़े इजी, बट थोड़े से मतलब अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आप सोच में पड़ जाते हैं यार ये क्या है। बाकी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन अ रीइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन, ओके RCC की बात कर रहा है, द स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन इज 5.8 MPa। तो यह बना देते हैं स्ट्रेस, ये लो। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन सेक्शन इज 58 mm, बना दिया। एंड द ग्रेड इज M25, ठीक है M25 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अज्यूम लीनियर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कॉन्क्रीट। देखो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर कौन से वाले कंसेप्ट की बात कर रहा है, सोम वाले कंसेप्ट की बात कर रहा है, WSM वाले कंसेप्ट की बात कर रहा है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाले कंसेप्ट की बात कर रहा है। स्ट्रेन इज लीनियर, सो स्ट्रेस इज ऑल्सो हैज टू बी लीनियर, इसलिए देखो मैंने यहाँ लीनियर बनाया हुआ है। इसने पूछा था इफेक्टिव कर्वेचर ऑफ सेक्शन। अरे वाह, अब तुम्हें याद करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने क्या पढ़ाया था, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल्स टू M by I इज इक्वल्स टू E by R। देखा तुमने, सिर्फ ये लिख दिया इसके अज्यूम द लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, आपका वो वाला कंसेप्ट आके लग गया। तो दीज आर दोज क्वेश्चंस जिनसे ये लोग आपको परेशान कर सकते हैं, सिर्फ रटो मत इसलिए। और कर्वेचर क्या होता है मैंने बताया था, 1 by रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कर्वेचर। तो निकाल दो वैल्यूज रख के, सिग्मा वाई वाई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, 5000 अंडर रूट FCK होगी, तो 5000 अंडर रूट 25 1 by R, कर्वेचर इज हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट एट support of continuous reinforced concrete beam the live load should be placed on। ये ऑप्शंस हैं, एडजेसेंट में रखें या फिर प्लस ऑल्टरनेट में रखें, कहाँ कहाँ रखें, ये ऑप्शंस आप देख सकते हो। मैंने सोचा इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट है उनको यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, सो आपको पता लगेगा। देखो, इसने यहाँ तो हमसे क्या मांगा है, फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। ओके, कोई सा ही सपोर्ट पकड़ लो, इसने किसी के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया था। मैंने सी को पकड़ लिया, आप चाहो डी को पकड़ लो, ई को पकड़ लो, सबका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आंसर मतलब न्यूमेरिकल आंसर नहीं, कंसेप्चुअल आंसर जो यहाँ पे दिया है कि अपन को स्पैन कहाँ लगाना है। मैंने सी को पकड़ लिया। सी पे हम लोग पहले, एक तो यहाँ पे सी पे मांगा हुआ है, मैंने यहाँ दो पोर्शन में कर दिया कि बी और सी के बीच में, और एक सी पे बनाया, सी का नीचे। तो ये वाला आपको याद होगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बढ़ाया था मैंने आपको ILD में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। उसमें मैंने बताया था यार, जो इनडिटर्मिनेट बीम होती है उनकी कर्व्स होती है। अब मेरे को पी पे मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव स्पैन मूवमेंट चाहिए एट मिड पॉइंट। तो वो तुम्हें सी का मिल जाएगा, पहले इसको देखो, एट मिड पॉइंट। तो हमें क्या करते थे, यहाँ से इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये वाला नेगेटिव जाएगा, सर ये वाला पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा और ये नेगेटिव जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही है। तो सर अब बताओ मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव लेने के लिए लाइव लोड कहाँ कहाँ लगाने। सर एक लाइव लोड इधर लगा दो, पॉजिटिव आ गया, एक लाइव लोड इधर लगा दो। तो इसको अगर मैं अपनी भाषा में पढ़ूँ तो कैसा आएगा, लोड दैट स्पैन, जिसके अबाउट मैं निकाल रहा था, एक तो उस स्पैन को लोड कर दिया, प्लस अल्टरनेट स्पैन। समझ रहे हो, क्योंकि अगर इसके आगे होता तो वो पॉजिटिव होता और इसके भी पीछे होता तो वो भी पॉजिटिव होता। तो लोड दैट स्पैन एंड अल्टरनेट स्पैन, देख रहे हो, अल्टरनेट हो गया ना, बन गया अपने आप, लोड दैट स्पैन एंड अदर अल्टरनेट स्पैन। ठीक है पीयूष सर, बढ़िया। अब सी की बात करो, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव सपोर्ट मूवमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव सपोर्ट मूवमेंट। सैगिंग कैसा है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव अपनी वही चल रही है, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। तो इसने मांगा भी मेरे से सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट है, वो भी सपोर्ट पे। तो मैंने किसी सपोर्ट को पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को सी अच्छा लग रहा है, तुम्हें समझाना है इसलिए सी पे मैंने यहाँ रेड डॉट बना के रखा हुआ है। तुम्हें क्या चाहिए, मैक्सिमम सैगिंग। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ तो मैंने बहुत ही वो बुकिश बनाया। इन रियल लाइफ अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो ये भाई साहब ऐसे ही तो जाएंगे, तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो भार होगा वही तो पॉजिटिव होगा। ये हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में देख चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो मैंने वो अपने को आपको समझाने के लिए और बुक वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया हुआ है। बट आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी आप बनाएंगे किसी सपोर्ट में, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस बीम में, आपको पता है यहाँ मैक्सिमम कुछ ऐसा जाएगा, फिर ये आ रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ ऊपर से नीचे होके जाएगा, है ना, जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर ऐसे नीचे होके जाता है, यह सब हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, यहाँ तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसका ILD इस तरीके से बनाऊँ कि ये इधर से गया, अब ये ऊपर उठा हुआ है तो ये इधर से ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप इसको कंटिन्यू कर दो। अब थोड़ा सा हो गया कि नहीं। तो आपको कहाँ पे, ये तो जरा सा ही तो ऊपर यहाँ से उठा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा तो सकते नहीं हो, क्योंकि या तो आप इस पेन पे लगाओगे लोड या इस पेन पे लगाओगे लोड, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसलिए इस चक्कर में ना पढ़ के मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से बनाया, बहुत छोटा सा पॉजिटिव, कि बस सेक्शन पे पॉजिटिव है, उनके स्पैन्स पे नहीं है। तो इससे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव सपोर्ट, अनलोड द स्पैन ऑन ईदर साइड ऑफ सपोर्ट। जो ईदर साइड ऑफ सपोर्ट हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव, वहाँ मत लगाना, एंड उसके बाद ऑल्टरनेट पे लगा दो। मिल गया मेरे को मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मिला कि नहीं। एंड लोड दी नेक्स्ट स्पैन या ऑल्टरनेट स्पैन, मिल गया आपके सामने सब कुछ। इसी तरीके से ये आपको परेशान करने के लिए नेगेटिव भी पूछ सकते हैं, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव स्पैन मोमेंट एट मिड पॉइंट। वही पी वाला ले लिया मैंने, पी पे नेगेटिव बना देता हूँ, ये देखो ये बन गया। अब आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए यहाँ पे,
तो आप क्या करेंगे, आप जो लोड लगा रहे हैं ना, लाइव लोड लगाओगे तो आप पॉजिटिव स्पैन्स के ऊपर ही, ये बात बहुत नोटिसिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अपने आप लोड इस पे लगाओगे तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बस अभी के लिए ये याद कर लो। तो लोड द एडजेसेंट स्पैन ऑन ईदर साइड ऑफ स्पैन एंड ऑल अल्टरनेट स्पैन, क्योंकि यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते, तो हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। जिधर नेगेटिव था उस पर मत लगाओ, नेगेटिव मत लगाओ। आया? इसी तरीके से आपका सपोर्ट को नेगेटिव करना है आपको। सपोर्ट नेगेटिव करने जाऊंगा तो ये ऐसे हुआ, सपोर्ट नेगेटिव तो इनके बगल वाले क्या हो गए, पॉजिटिव। सपोर्ट नेगेटिव तो इनके बगल वाले क्या हो गए, पॉजिटिव। उनके बगल वाले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी कि ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। तो आपको कहाँ लोड लगाना है, हमेशा पॉजिटिव वाले पे। अब देखो, जहाँ आपका वो था सपोर्ट, उसके बगल में पॉजिटिव आ गए, तो अब देखना कहाँ लोड लगाना है। इवन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव लाइन के ऊपर ही लोड लगाना है, इस बात को ध्यान रखना। लोड दी टू स्पैन एडजेसेंट टू सपोर्ट, जो हम पहले काम उल्टा कर रहे थे, अब वहां पे यहाँ पे लोड लगा देंगे, है ना। एंड ऑल अदर ऑल्टरनेट स्पैन, क्योंकि हर ऑल्टरनेट पॉजिटिव होता जा रहा है, तो हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है। और जब मैंने ILD की बात की थी, एक जगह मैंने बोला भी था कि RCC में इसी वजह से वो क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ पे आप ऑल्टरनेट स्पैन कैसे लोड करोगे, तो आप ऑन द स्पॉट बना के देख लेना। जिन्होंने मेरा ILD का नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक सेक्शन का ILD कैसे बनाओगे, और बहुत ही ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से कवर किए हुए हैं, आपको उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, फ्लेक्सुरल कवर, फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर इनफोर्स्ड बीम ड्यू टू। देखो कई बार ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टेंशन कंप्रेशन ऐसे लिख देते हैं, तो प्राइमरी का क्या मतलब है और सेकेंडरी का क्या मतलब है, यही यार देखो कोड की यही परेशानी है कि एक चीज़ को कई नाम से पुकारती है, और कई बार इन जनरल जो फेमस है इंडस्ट्री में वो नाम भी आ जाते हैं, तो यार ये बड़ी एक समस्या है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग। सो यहाँ पे जैसे सेकेंडरी है, सेकेंडरी रिप्रेजेंट्स बेंडिंग, प्राइमरी रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट कंप्रेशन। तो फ्लेक्सुरल कोलैप्स किस वजह से होगा, बेंडिंग की वजह से होगा, तो बेंडिंग इज सेकेंडरी, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। समझ में आई बात? यहाँ ऑप्शन हो गया बी। तो ये थे सारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, और अब हम डबली रीइंफोर्स्ड करेंगे, तो वो लेक्चर का पार्ट 3 हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। So before leaving, I request you guys, please subscribe this channel, share it with your friends. I need your support so that I can keep bringing these awesome videos for you guys. Thank you very much. God bless you all.